Hey students, welcome to Education Powerhouse. This is Manisha Lalwani. Today we are going to study the chapter 1, that is the Introduction to Partnership. First of all we will look to the introduction which is given in your book, but मैंने इस introduction को काफ़ी हद तक छोटा कर दिया है क्योंकि जितना ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे. So let's start. Page number 1. The partnership emerges due to the limitation of a sole proprietor. It arises due to the limitation of a sole proprietor. Now what is sole proprietor? Sole proprietor means a business where there is a owner but only one single owner, right? That is called a sole proprietorship. तो जब सिंगल ओनर की लिमिटेशंस आ जाती है बिजनेस बड़ा करने के लिए, वो हर जगह नहीं पहुंच पाता, तब वो सोचता है कि नाउ ही हैज़ टू कन्वर्ट हिज बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हेन द पार्टनरशिप इमर्जेस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर. अब यहाँ पे हेडिंग है रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पे मैंने 3 रीजंस आपको दिए हुए हैं, राइट? ये 3 रीजंस है जो आपको याद करने हैं और ये चांसेस है कि आपको ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज एन इंडिविजुअल हैज़ अ सफिशिएंट फंड बट नॉट हैव अ रिक्वायर्ड स्किल. जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या है? फंड तो है बट उसके पास क्या नहीं है? उसके पास स्किल नहीं है. पैसा है बट स्किल नहीं है. तो वो क्या करेगा कि कहेगा मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और जो जिसके पास स्किल है उसको पार्टनर ले लेगा ताकि वो उसका बिजनेस चला सके. तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उसके पास पैसा है बट स्किल नहीं है. सेकेंड रीज़न, an individual has a required skill but does not have the sufficient fund. अब स्किल तो है बंदे के पास पर के पास पैसा नहीं है कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके. तो वो कोई ऐसा बंदा ढूंढेगा जिसके पास पैसा हो. क्यों? क्योंकि उसके पास उतनी सफिशिएंट स्किल है कि वो बिज़नेस को अच्छे से आगे ले जा सके. तीसरा होता है रीज़न टू डिस्ट्रीब्यूट दी बिजनेस रिस्क. कुछ लोगों के पास स्किल फंड दोनों चीज़ें हैं, दोनों बंदों के पास, तो वो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि हमारा जो रिस्क है वो आधा आधा हो जाए. अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो यू कैन विजिट द वेबसाइट educationpowerhouse.online. वहाँ पे आपको ये सारी नोट्स मिल जाएंगी. सब कुछ इसमें प्रिस्क्राइब जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही दिया है. So you can check out the notes on the website. So let's begin further. In short, when more than one person gather and become the supplement to each other and commence a business, this form of business organization means a partnership firm. जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ जाते हैं, टू कमेंस अ बिजनेस एंड दे बिकम अ सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. मतलब अगर एक पर्सन पैसा लगा रहा है तो दूसरा अपनी स्किल लगा रहा है, या अगर इसी तरह से दे डिवाइड देयर वर्क एंड दे बिकेम अ सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, राइट? सो पार्टनरशिप फर्म बिगिंस व्हेन मोर देन one person gathers. Okay, now let's see the meaning and the definition of a partnership firm. Okay, so meaning में आपको ये याद रखना है, the section 4 of Indian Partnership Act 1932. You have to remember the Indian Partnership Act, that is 1932. तो उसने आपको डेफिनेशन दी हुई है. देखो डेफिनेशन क्या है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर अ ऑल। वो लोग ने क्या एग्री किया है, दैट दे आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कैसे, कैरिड बाय ऑल, या तो सारे के सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर अ ऑल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सपोज 2 पर्सन है, ठीक है, एक के पास पैसा है, एक के पास मनी है और एक के पास स्किल है। तो इसने कहा कि आई विल गिव यू द मनी, ठीक है, और आपको जो है आपकी स्किल यूज़ करके बिजनेस को रन करना है, मैं वहाँ पे आऊँगा नहीं, बस आपको सब कुछ हैंडल करना है। तो या तो ये दोनों एक साथ मिलके भी बिजनेस चला सकते हैं, तो इसलिए लिखा है कैरिड बाय ऑल। और एनी ऑफ देम का मतलब अगर उसमें से अगर ये बंदा ऐसा बोलता है कि मैंने सिर्फ पैसे लगाए हैं और आपको पूरा बिजनेस देखना है, तो ही विल एक्ट फॉर दी ऑल, मतलब वो भी उसके बिहाफ पे ही बिजनेस को हैंडल करेगा। So this is the meaning that you have to learn because it is given by the Indian Partnership Act that was in 1932. The person who enter into such relationship are individual called the partners and collective called a firm. मतलब ये भी पार्टनर कहलाएगा और ये भी पार्टनर, दोनों will be the partners। और अगर इन दोनों को जोड़ के जो बिजनेस चालू हुआ है उसे हम कहेंगे firm, business firm. Clear by this? So you have to learn this Act 1932 by heart. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अभी हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप के। यहाँ पे आपको बहुत सारे दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कंसिडर किए हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है क्रिएशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप इमर्ज होता है वो कैसे क्रिएट होता है, इट इज़ क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से वो बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जब स्टार्ट होता है तो इट इज स्टार्टेड थ्रू एन एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। ये आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और दूसरा ओरल फॉर्म भी हो सकता है। मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को साथ में बिजनेस करना है, तो वो सब कुछ उन्होंने ओरली टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लिए, तो इट इज़ अ ओरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बट द रिटन फॉर्म इज़ मोर डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिटन फॉर्म है वो डिज़ायरेबल और एडवाइजेबल भी है। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अगर वो फॉर्म, अगर आपका एग्रीमेंट रिटन होगा तो आप उसको लीगल, उसमें आप लीगल एक्शंस ले सकते हो। आप अपनी जितनी भी क्राइटेरियाज अपने प्रोविजंस रखे वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ओरल में सामने वाला अगर मुकर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर रिटन में अगर आपने साइन स्टैम्प किया होगा तो वो स्टेप बैक नहीं कर सकता। सपोज़ आप लोगों ने ऐसा डिसाइड किया हो कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका जो शेयर होगा वो हाफ एंड हाफ होगा, और अगर लॉस हुआ तो भी जो शेयर होगा वो हाफ एंड हाफ होगा। बट फॉर एग्जांपल आपने इसको ओरली बोल दिया और जब लॉस हुआ और वो स्टेप बैक कर गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। सो इसीलिए कहते हैं कि वेन एवर यू डू अ पार्टनरशिप विथ एनी वन यू शुड हैव अ रिटन एग्रीमेंट, नॉट एन ओरल एग्रीमेंट। तो ये जो लाइन है वो आपको 1 मार्क में MCQ में आ सकती है कि विच फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट इज़ डिज़ायरेबल और एडवाइजेबल। तो आपको याद रखना है कि रिटन फॉर्म इज़ desirable. Clear with this? Now we will move for the second characteristic. The second characteristic is a profit objective. मतलब जो हमारी पार्टनरशिप है उसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ अ प्रॉफिट। फर्स्ट सी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म बनती ही क्यों है? एक तो प्रॉफिट कमाने के लिए, और अगर वो लोग एक साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट है
distribution of profit or loss is done amongst the partners in their predetermined proportion, right? उन्होंने ऐसा बोल, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि उनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा सब पार्टनर्स के बीच में, बट इन द प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन. अब व्हाट दिस मीन कि प्रपोर्शन उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया होगा जब उनका एग्रीमेंट बना होगा. एग्रीमेंट या तो रिटर्न हो सकता है या तो ओरल हो सकता है. सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, राइट? ए ने पैसा इन्वेस्ट किया है, बी ने भी इन्वेस्ट किया है और सी ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं डाला है. तो क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड है, उसे पता है बिजनेस कैसे चलाना है. बट ए और बी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग बिजनेस चला सके, वो सिर्फ पैसा दे सकते हैं. दे कैन गिव दी मनी. तो यहाँ पे इन लोगों का पैसा लगाया है तो रिस्क ज़्यादा है. तो हो सकता है कि एट द टाइम दे डिसाइड कि 40% ए लेगा, 40% बी लेगा और इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं डाला है, इसलिए अकॉर्डिंग टू स्किल उसे 20% मिले. तो जो भी रेशियो होगा वो एग्रीमेंट बनने के टाइम पे ही डिसाइड हो सकता है. तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द रेशियो. If there is no provision made in the contract, profit or loss is distributed in a equal proportion. यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, that is it is an important for your MCQ क्वेश्चन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रोविज़न कोई भी, मतलब प्रोविज़न मतलब आपने आपके एग्रीमेंट में मेंशन ही नहीं किया है कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है. सपोज यहाँ पे मेंशन नहीं हो तो कंपलसरी यहाँ पे 1:1 होगा. सबको प्रॉफिट कैसा मिलेगा? इक्वल मिलेगा. क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई प्रोविज़न ना हो कॉन्ट्रैक्ट में तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज अ लीगल बिजनेस. इट इज़ मेड टू डू अ लीगल बिजनेस. इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं, कि पार्टनरशिप फॉर्म क्यों बनता है? टू मेक अ लीगल बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट ऑफ ईच अदर. The business firm is run by all the partners or any one of them for all or more than one partner. यहाँ पे बोल रहे हैं कि they are agent for each other. मतलब अगर 2 से 3 पार्टनर है और अगर एक पार्टनर ने पैसा लगाया और वो बिजनेस में आ नहीं पा रहा है तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे दी जाएगी. सो दे एक्ट एज अ एजेंट फॉर ऑल. दस ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स. ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ पार्ट. Section 464 of Company Act, that is of 2013, empowers the government to prescribe the maximum number of partners in a firm that is subject to 100. मतलब मैक्सिमम जो पार्टनर्स होने चाहिए वो 100 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. आपको याद रखना है, इट शुड बी 100. तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म शुड बी ओनली एंड ओनली 100 एंड मिनिमम इट इज़ 2. क्लियर? वो तो सबको पता है कि 2 पार्टनर भी मिनिमम हो सकते हैं, पर आपको याद रखना है सेक्शन 464 एंड कंपनी एक्ट 2013. नेक्स्ट पॉइंट, but in the 2014 rule 10 of the companies, the government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. अब यहाँ पे 2014 में गवर्नमेंट में कह दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50. ठीक है, पहले कितने बोले थे? 2013 के अकॉर्डिंग बोले थे इट शुड बी 100, राइट? बट अकॉर्डिंग टू 2014 दे आर सेइंग कि मैक्सिमम पार्टनर शुड बी 50. तो ये लेटेस्ट है, आपको दोनों चीज़ MCQ में याद रखना है. दे कैन कन्फ्यूज यू बाय गिविंग द ईयर. अगर 2014 है, लेटेस्ट है तो कम है, दैट इज़ 50, और 2013 है तो 100. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द पॉइंट्स फॉर योर MCQ सेक्शन. क्लियर विद दिस?
Now next is unlimited liabilities. Now what do you mean by unlimited liabilities? सबको पता है liabilities क्या होती है, 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, right? जब आपको पैसे देने बाकी है किसी को, that is also considered as a liability. तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है उनकी liability कैसी है, unlimited है. Now what does it mean? Let's see. As per Partnership Act, कौन सा एक्ट था पार्टनरशिप एक्ट का, 1932. याद रखना है ये. Partners are responsible to pay the business obligation from their personal property when the firm does not have a sufficient fund to pay the liabilities of a business. किसके पास नहीं है? सपोज मैंने आपको पहले बोला था कि ये दो सपोज पार्टनर्स है, इन दोनों की जो बिजनेस है उसे हम बोलेंगे बिजनेस फर्म. तो जब बिजनेस फर्म ने बहुत सारा कर्जा ले लिया है और बिजनेस फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तो अब जो पैसा देना है बाहर वो कौन देगा, ये दोनों पार्टनर्स देंगे बाय सेलिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इन द ऑब्लिगेशंस फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी. चाहे तो उन्हें घर बेचना पड़ा कि कुछ भी बेचना पड़े, उनके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी दे हैव टू सेल एंड दे हैव टू पे देयर लायबिलिटीज. Next point, every partner individually and collectively is responsible to a partnership firm. हर एक पार्टनर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो साथ में मिलके हो, they are responsible for the partnership firm. Therefore, the liability of each partner is unlimited. कुछ भी हो जाए, अगर फर्म पैसा नहीं भर पा रही है तो इनके नाम की जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी they have to sell and they have to pay their liabilities. So the next point is ownership and the management of a firm. Now see the next point, partners are the owners of business and they do the management of a business. यहाँ पे simply आपको याद रखना है कि partners जो है वो owner है business के and they are only the managers of the business. They do the management of the business. So ये सारे थे characteristics. So you have to learn each and every point. It can come into the 2-3 marks. Now the next topic is a partnership deed. Now what do you mean by deed? Deed means agreement. जो partnership agreement हमने आगे भी सीखा था, the partnership agreement can be two form. First form is oral, second form is written, and written is most desirable, क्योंकि अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन शो योर रिटर्न एग्रीमेंट. तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कौन सा पार्ट इंक्लूड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो सी फर्स्ट मीनिंग, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, वो तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, सेम थिंग. A written agreement of partnership is known as a partnership deed. अगर आप written agreement करते हो, right, तो उसे हम कहते हैं partnership deed. A written agreement is the written agreement, that is a deed, is desirable and advisable so that the solution of any misunderstanding and dispute in future can be obtained on the basis of the provisions of a partnership deed. मतलब अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो अगर इन फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई डिस्प्यूट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कि प्रॉफिट रेशियो में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने कुछ और बोला और फिर एंड में क्लेम किया सामने वाले ने कुछ और, कोई भी डिस्प्यूट या झगड़ा हुआ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो. यू कैन ब्रिंग अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन. आपने जो भी प्रोविजंस डाले हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डाले हैं अपने पार्टनरशिप डीड में, द फॉलोइंग कंटेंट इज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड. तो जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो ये सारे कंटेंट्स आपको उसके अंदर इंक्लूड करने होते हैं. सो लेट्स सी, फर्स्ट इज अ डिटेल्स ऑफ अ पार्टनर. तो पहली चीज़ आप क्या इंक्लूड करोगे कि डिटेल्स क्या है पार्टनर की, व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ दी वो कहाँ रहते हैं, एवरीथिंग अबाउट अ पार्टनर इज़ रिटन इन द डिटेल ऑफ अ पार्टनरशिप. आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे पॉइंट अंदर मिल जाएंगे, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ और समथिंग एल्स. सो हम सिर्फ इसकी हेडलाइन पढ़ लेंगे, दैट इज़ डिटेल ऑफ अ पार्टनरशिप. सेकेंड इज़ डिटेल ऑफ अ फर्म. जो आपने फर्म बनाई है
उसकी क्या डिटेल्स है, क्या रजिस्ट्रेशन है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. डिटेल्स ऑफ फर्म में यू कैन राइट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फर्म, बिजनेस किस तरह का है, किस चीज़ का बिजनेस है, यू कैन राइट एवरीथिंग, राइट. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट वन. थर्ड आप मेंशन करेंगे टाइप ऑफ अ बिजनेस, आपका बिजनेस किस चीज़ का है, किस तरह से, यू हैव टू मेंशन दी टाइप ऑफ बिजनेस. फोर्थ इज कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, कि आपका पार्टनर बिजनेस कब से स्टार्ट होने वाला है, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. आपको जो सर्टिफिकेट आएगा कमेंसमेंट का, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग फॉर दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल, राइट. अब कैपिटल के बारे में भी मेंशन करना है कि अगर दो पार्टनर है, 3 है या 4 है, जितने भी पार्टनर है वो कितना पैसा ला रहा है, यू हैव टू मेंशन. बट यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब कंपल्सरी टू ब्रिंग अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर. यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट दैट इज़ 1932. मैं बार बार ये ईयर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि 1932 के एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से कंपल्सरी नहीं है कि हर एक पार्टनर पैसा लाए. सपोज ये 2 बंदों के पास पैसे हैं और ये 2 बंदों के पास स्किल है, तो दिस 2 person कैन इन्वेस्ट मनी एंड दिस 2 person कैन इन्वेस्ट देयर टाइम, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन देयर इज अ नो compulsion to bring capital by each partner. So you have to remember this point. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी सपोज ये जो पार्टनर्स है वो उन लोग ने पैसे लगाए, तो हाउ दे विल गेट अ इंटरेस्ट और दे विल गेट और नॉट. सी, इफ नो प्रोविजन इज मेड इन अ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू पार्टनर. अगर डीड बनाते टाइम, एग्रीमेंट बनाते टाइम पार्टनर्स ने ऐसा कोई प्रोविजन, एडिशनल प्रोविजन नहीं डाला है कि वो जितना भी कैपिटल डाल रहे हैं उसका उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. बट अगर वो ऐसा कोई टर्म डाल दे कि उन्होंने जितना भी कैपिटल डाला है उसका सर्टेन परसेंटेज उनको मिलना चाहिए एज अ इंटरेस्ट, तो वो उन्हें मिलेगा, क्योंकि इस दोनों या तीनों या 4 जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब ने एग्री किया होगा उसको. तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं डाला है तो अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट उसे कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं. बट इफ़ ही हैज़ मैंशनड एंड एवरीवन इज़ एग्रीइंग, तो उसे उतना परसेंटेज मिलेगा. नेक्स्ट इज ड्राइंग. नाउ व्हाट इज़ ड्राइंग? एवरीवन नोज बिकॉज यू ऑल आर ऑफ 12th स्टैंडर्ड. ड्राइंग का मतलब है कि जितना भी पैसा विड्रॉ होगा, जितना भी पैसा एज अ जो भी पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइंग, राइट. अब उसके ऊपर पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एक्ट फॉर इंटरेस्ट इन ड्राइंग. जैसे इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, वैसे ही इसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है अनटिल अगर एडिशनली पॉइंट ऐड किया जाए. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इफ देयर इज नो provision made in the partnership deed as per the partnership act, profit or loss is distributed in a equal proportion. यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, but you have to see what they are saying कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? इक्वल होगा, एक समान होगा. ये इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए. और आगे भी ये सेम पॉइंट आ चुका था कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया हो कि पैसा जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू द इक्वल प्रपोर्शन. क्लियर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर. अब नॉर्मली सैलरी हम पार्टनर को नहीं देते हैं, ना ही बोनस कमीशन देते हैं. बट अगर आपने किसी पार्टनर को अकॉर्डिंग टू स्किल बेस पे रखा है, तो यू कैन ऐड एन एडिशनल प्रोविज़न कि हम आप उसको प्रॉफिट के अलावा कुछ बोनस कमीशन भी देंगे या कोई सैलरी वगैरह भी देंगे. इफ़ मैंशन देन ओनली गिवन. मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मेंशन किया होगा तो ही मिलेगा. एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न इन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, आप एडिशनली डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू गिव.
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनर टू अ फर्म. अगर सपोज इन फ्यूचर कभी बिजनेस फर्म को ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उसे लोन चाहिए, राइट, और यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है उसमें से सारे तो नहीं, बट सपोज वन इज़ कैपेबल कि वो लोन दे सके, तो उसे क्या इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? क्योंकि अगर फर्म जो है वो बाहर से भी पैसा उठाएगी तो उसे लोन का इंटरेस्ट तो पे करना होता है, राइट. तो अगर सपोज इन फ्यूचर 3-4 पार्टनर है, उसमें से वन इज़ केपेबल टू पे दी टू गिव दी लोन टू अ फर्म, तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ टू बी मैंशनड इन अ पार्टनरशिप डीड. If no provision made in partnership deed as per the Partnership Act, 6% per annum interest will be paid on a loan given by a partner to a firm. Again it is important, you have to remember, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर डीड बनने के टाइम पे, एग्रीमेंट बनने के टाइम पे अगर आप परसेंटेज मेंशन कर देते हो, सपोज इन तीनों ने ऐसा मेंशन किया कि इन फ्यूचर कोई भी पार्टनर लोन देगा तो उसको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, और इफ़ एवरीवन इज़ एग्रीइंग तो भी चलेगा. इफ़ दे हैव डिसाइडेड कि 8% मिलेगा, अगर ये लोग एग्री करते हैं उनके डीड में जो परसेंटेज लिखा हुआ है तो वो मिलेगा. बट सपोज उन्होंने ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं बनाया है, तो कंपलसरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 उनको क्या मिलेगा? 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी उन्होंने लोन अमाउंट फर्म को दिया होगा. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्ट. नेक्स्ट इज गुडविल. गुडविल के लिए रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे कि अगर पार्टनरशिप फर्म टूटता है, दे गेट सेपरेटेड, तो किस तरह से वैल्यूएशन होगी. अगर कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो किस तरह से वैल्यूएशन होगी, वो सारी चीज़ उनको अभी मेंशन करनी होगी. एडमिशन एंड रिटायरमेंट, किस कंडीशंस पे दे कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर और किस कंडीशन पे दे गेट अ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ उनको यहाँ पे मेंशन करनी होगी इन दी पार्टनरशिप डीड. क्लियर? अगर वो कुछ चीज़ें नहीं मेंशन करते तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट लगता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो 6% डायरेक्टली लग जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई प्रोविज़न नहीं होता है तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स फॉर योर MCQ. लास्ट पॉइंट रह गया, दैट इज़ दी डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म. अगर फर्म को बंद करना है, डिसॉल्यूशन का मतलब बंद करना, अगर फर्म को बंद करना है तो किस तरीके से बंद कर सकते हैं? क्योंकि कुछ पार्टनरशिप फर्म ऐसे भी बंद होती है कि दे आर जस्ट मेड फॉर 1 ईयर, राइट. अगर वो 1 साल के लिए पार्टनरशिप है तो 1 साल के बाद वो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी. अगर 5 साल के लिए है तो 5 साल बाद डिसॉल्व होगी. तो जो भी उनको टर्म्स एंड कंडीशन रखने फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म दे कैन मेंशन इन द डीड. सो क्लियर बाय this. Now let's see the provisions of an Indian Partnership Act, that is again 1932. If there is an absence of accounting treatments in the absence of a deed, सपोज अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ें नहीं मेंशन की है तो ये ऐसी चीज़ें जो कंपलसरी लागू होती है किसके एक्ट के अकॉर्डिंग? 1932. जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जो भी आपने पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न पढ़े, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है. पर ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप डीड में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं करते तो भी ये चीज़ कंपलसरी लागू होती है. क्लियर? सो पहला पॉइंट है, ईच पार्टनर ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट इफ मेंशन्ड देन ओनली एज देयर इज़ अ नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक्ट में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कंपलसरी सबको कैपिटल लाना है. म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से हर कोई अपना पैसा ला सकता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैन नॉट बी पेड. अगर उन्होंने जितना भी पैसा लगाया है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. अगर मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, मेंशन है तो मिल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी इक्वल प्रपोर्शन. अगर मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट और लॉस कितना मिलना चाहिए तो फिर अकॉर्डिंग टू एक्ट उसे कितना मिलेगा? इक्वल मिलेगा.
Interest on drawing cannot be charged. Similar to interest on capital, interest on drawing cannot be charged. Salary, bonus, commission and remuneration cannot be paid to partners, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था if it is mentioned then only. तो अगर मेंशन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू एक्ट मिल नहीं सकता. कोई भी पार्टनर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे बोनस चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए या मुझे सैलरी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके एग्रीमेंट में अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो प्रोविज़न में भी ऐसा कुछ नहीं है कि यू गेट द मोर अमाउंट इफ़ यू वर्क मोर. 6% of the annual interest will be paid on a loan given by a partner to a firm. अगर उन लोगों ने कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किए हैं डीड में तो कंपलसरी अकॉर्डिंग टू एक्ट उनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा. इन केस एनी एक्सपेंसेस incurred by a partner for a firm the partner has a right to reimburse it. अगर कोई भी खर्चा हुआ पार्टनर, जैसे कोई उन लोगों की मीटिंग है, ठीक है, और मीटिंग में जाने के लिए ही हैज़ टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, तो अगर उसे ट्रैवल के लिए जितना भी खर्चा लगेगा वहाँ पे वो रहा, उसके जितना भी खर्चा लगेगा अगर उसने वो पर्सनल एक्सपेंस से पे किया तो उसका राइट है कि वो उसे वो वापस मिले. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स फॉर MCQ सेक्शन. Now the next point is capital accounts of the partners. के जो पार्टनर्स के जो अकाउंट्स होंगे उसका डिफ्रेंशिएट किया है, ये भूल से ऊपर चला गया है. सो यू कैन सी पहला है इट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज़ अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो दो तरह के मेथड उन्होंने बताए हुए हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो देखते हैं कि इनके जब बैलेंस शीट से बनने से पहले जो अकाउंट बनते हैं, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, वो दो तरह के हैं. एक है फिक्स्ड और दूसरा है फ्लक्चुएशन. तो पहले हम देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड. व्हाट इज़ फ्लक्चुएटिंग? व्हेन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट इज डिफरेंट as all the transaction related to a partner account are done in this account. मतलब देखो कैपिटल अकाउंट में फॉर श्योर क्रेडिट साइड बैलेंस होता है, तो यहाँ पे आता है ओपनिंग और यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, तो जब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पार्टनर नॉट अ फर्म, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो पार्टनर के रिलेटेड होते हैं. तो उनके रिलेटेड जितने भी अदर ट्रांजैक्शन है वो उसी अकाउंट में अगर रिकॉर्ड होते हैं तो ऐसे अकाउंट को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दोनों क्या है? डिफरेंट है. क्लियर विद दिस डेफिनेशन? नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले ये जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं. अंडर दिस मेथड, कौन सी मेथड? फ्लक्चुएटिंग. द बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल इज आइदर अ डेबिट, आइदर अ क्रेडिट और अ डेबिट साइड. राइट, उसका जो बैलेंस आएगा एंड में इट कैन बी अ क्रेडिट और इट कैन बी अ डेबिट साइड. If there is a credit balance in a capital account, it would prefer at a liability side of a balance sheet, and if it is a debit balance, it would appear in a asset side of a balance sheet. अभी इसको अगर ध्यान अच्छे से समझना है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट आप देखो, मैं आपको समझा देती हूँ. यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस कि सपोज यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल है. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती है ऑन द क्रेडिट साइड, जितना भी पार्टनर को मिलने वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होती है. जैसे कि अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, जितने भी पैसे मिलेंगे वो यहाँ पे आते हैं. और जितने भी पैसे उससे वो ले जा रहा है, जैसे कि ड्राइंग्स होगी तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो यहाँ होगा. जितनी भी चीज़ें डेबिट होने वाली है उसके अकाउंट से वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी. सपोज एट द एंड
यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 5 लाख, और ये सब कुछ माइनस करने के बाद यहाँ पे हो रहा है 2 लाख, 2 लाख बच रहा है। तो यहाँ पे ये भले डेबिट में दिख रहा है, बट दिस बैलेंस बिलोंग्स टू क्रेडिट साइड, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कि इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। इफ़ इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, ये इट इज़ कॉल्ड अ, लिखा डेबिट पे जाता है पर वो बैलेंस होता है क्रेडिट का। तो इफ़ इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, वो कहाँ पे दिखाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे लायबिलिटी कैसे हुई भाई? तो फर्म इज़ डिफरेंट एंड पार्टनर इज़ डिफरेंट, बिजनेस मैन इज़ डिफरेंट। तो अभी इसको 2 लाख देने बाकी है, पार्टनर को देने बाकी है, तो वो बिजनेस की क्या हो जाती है? इट इज़ अ लायबिलिटी। क्लियर? इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अ फर्म, तो वो लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। बट अगर इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टनर को पैसे देने बाकी है, सपोज यहाँ पे 1 सेकेंड, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है किसका? पार्टनर का, वो क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है? लायबिलिटी में आता है ऑन अ क्रेडिट साइड। यू नो कि असेट इज़ अ डेबिट साइड एंड लायबिलिटी इज़ अ क्रेडिट साइड, जो लिखा नहीं जाता है यूजुअली इन अ बैलेंस शीट, बट यू नो वेरी वेल, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसका लिखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ इट इज़ अ डेबिट बैलेंस, मतलब सपोज जो पार्टनर की ड्राइंग ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसने बहुत सारा पैसा उठाया है, तो उसे पैसा देना बाकी है। तो यहाँ पे अगर सपोज 5 लाख आ रहा है, ठीक है, टोटल, और उसमें से ये सब माइनस करते हुए, उसका जितना भी कैपिटल वगैरह सब माइनस करते हुए यहाँ पे 2 लाख बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब पार्टनर को 2 लाख फर्म में देने बाकी है, तो वो हमारा अभी असेट हो जाएगा, राइट? तो वो यहाँ पे मेंशन होगा ऑन दी असेट साइड। सो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ से जो बैलेंस बचता है और यहाँ लिखते हम डेबिट साइड है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली वाइस वर्सा। क्लियर विद दिस? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है, बाकी इट इज़ वेरी अ बेसिक थिंग, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। क्लियर? नाउ वी विल मूव फॉर अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अभी ये सेकंड है कि यहाँ पे किस तरह से ये लोग कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। सी द पॉइंट, वेयर देर इज़ अ नो चेंज इन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर अकाउंट, इट इज़ नोन एज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या चेंज नहीं है? ओपनिंग एंड दी क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई चेंज नहीं है, तो वो मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड। तो ऐसा कैसे? क्योंकि उन लोगों ने 2 अकाउंट अलग कर दिए हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला है पार्टनर कैपिटल। ट्रांजैक्शन अदर देन परमानेंट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। अगर परमानेंट कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तब जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का वही रिकॉर्ड होगा और वही बन जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा अदर देन अ परमानेंट कैपिटल, वो कहाँ रिकॉर्ड होने वाला है? आपका जो दूसरा अकाउंट है, दैट इज़ करंट अकाउंट। उसकी वजह से इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहता है और उसकी वजह से इसका नाम दिया है फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड। देयरफॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स रिमेन सेम। सीधी सी बात है, सारे ट्रांजेक्शन आप एक दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहने वाला है। It always show a credit balance and it is shown in a capital side of liability of a balance sheet। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा। क्यों? क्योंकि उसने जितने पैसे लाया है वो सारी चीज़ वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा और उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो इट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस और इसीलिए वो लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा क्योंकि उसको उतने पैसे देने बाकी है। फॉर्म के लिए इट इज़ अ लायबिलिटी। नाउ सी द सेकेंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये अकाउंट बनने के बाद जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसके बाद यू हैव टू मेक अ करंट अकाउंट। उसमें जो भी अदर देन परमानेंट कैपिटल होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। परमानेंट कैपिटल के अलावा जितनी भी चीज़ होगी वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन अदर देन परमानेंट इज रिकॉर्डेड इन दी करंट अकाउंट
At a credit side, opening balance of a current account, interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission, remuneration and profit, ये सारी चीज़ें क्रेडिट पे होगी रिकॉर्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे बताया है कि जो क्रेडिट साइड होगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर उनका प्रोविज़न है तो दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ करंट अकाउंट। अगर सैलरी का कोई पॉइंट है तो सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी उनको मिलने वाला है, और एट दी एंड उनको जो प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? ऑन दी क्रेडिट साइड, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू गेन दिस, प्रॉफिट उसे मिलने वाला है, इंटरेस्ट उसे मिलने वाला है। तो एज अ पार्टनर इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट अकाउंट, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ अ करंट अकाउंट। नाउ वी विल सी कि डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड पे अभी ओपनिंग, डेबिट साइड पे जो ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट, वो अभी आप बोलोगे ओपनिंग इधर भी है और इधर भी है, आपके सम में आपको मेंशन होगा कि जो करंट अकाउंट है, राइट, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है। जो भी लास्ट ईयर का उसका बैलेंस रिमेनिंग है वो डेबिट में चल रहा है, वो इंसान के क्रेडिट में चल रहा है। तो जो भी ओपनिंग होगा डेबिट क्रेडिट, यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू सम। उसके अलावा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी मेंशन होगा यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, उस वो डेबिट माइनस में चल रहा है तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगने वाला है तो वो होगा। और जो भी लॉस आएगा वो, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आता है वैसे यहाँ पे डेबिट साइड पे लॉस आएगा। तो यू हैव टू सी दिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। इफ देर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन अ फिक्स कैपिटल अकाउंट, इट वुड अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड of a balance sheet, but if it has a debit balance it would appear on the asset side। again सेम चीज़ बोल रही है कि अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होगा, जो यहाँ पे बैलेंस आएगा, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा लिखा डेबिट पे जाता है बट वो बैलेंस होता क्रेडिट साइड का है, वो आपको कहाँ मेंशन करना है? ऑन दी लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि उतने पैसे जो हैं वो पार्टनर को देने बाकी है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी होती है। उसी तरह से अगर उसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा, मतलब उसको पैसे देने बाकी है, तो वो आप असेट साइड रिकॉर्ड करोगे क्योंकि इट विल बी योर असेट। तो जो भी क्रेडिट बैलेंस आएगा वो लायबिलिटी साइड आएगा, राइट, और जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो असेट साइड आएगा। इसमें अपोजिट होता है इन बैलेंस शीट, यू नो कि यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्रेडिट होता है। क्लियर? तो जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड आएगा और जो भी आपका डेबिट बैलेंस है वो असेट साइड आएगा। चैप्टर की जो थियोरी पार्ट है वो एंड हो चुका है, राइट। थियोरी में आपको इतना ही पढ़ना है। जो इसके सम्स है, आपको सम्स पार्टनर्स प्रपोसी कट, तो यहाँ पे जो आपको सम्स होंगे पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो आपको नहीं करने हैं, वो आपको नहीं करने इस चैप्टर में। जो सम्स करने हैं आई विल मेंशन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सम्स के रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, सारे सम्स एक ही वीडियो में नॉट पॉसिबल, राइट। और आपको अगर सॉल्व्ड सम देखने हैं एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स, या आपको सॉल्व्ड सम्स ऐसे चाहिए, you can kindly visit the website educationpowerhouse.online, it is .online। तो आप वहाँ पे जाके जो भी कोर्सेज अवेलेबल है, जो भी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे लॉगिन नहीं करोगे तब तक वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आप उसमें लॉगिन कर लें और जो कुछ भी आपको देखना है, सम सॉल्व सम देखने, वो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थियोरी पार्ट, जस्ट लाइक इट। सम्स के ऊपर जो वीडियो बनेगा वो जल्दी अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पे भी। तो यू हैव टू वेट फॉर दी सम्स वीडियो, बट आप थियोरी देख सकते हैं। थियोरी भी आपको एमसीक्यू के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके अगर कोई फ्रेंड्स है जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन्हें शेयर करें, राइट। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको सम्स और आगे जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के वीडियोस भी देखने हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।